जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सीरीज में। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों को। अब तक हम लोग डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, इसके साथ ही हम लोग जो है बहुत सारे सीरीज को देख चुके हैं, प्रस्तावना को देख चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं किसको? मौलिक कर्तव्य को। समान तौर पर ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य शुरू से ही हमारे संविधान में नहीं था। इसको भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो एक संशोधन होता है, 42वां संशोधन। कब? 1976 में। इसी के दौरान मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो थी वो 10 थी। लेकिन एक संशोधन हुआ, 86वां संशोधन, और उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य की संख्या एक और बढ़कर के कितनी हो गई? 11 हो गई। अगर आपने पिछले सीरीज डीपीएसपी को देखा होगा तो उसमें मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। क्लियर है? अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, तो ध्यान रखिएगा, कभी भी मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार ये दोनों अगर समझिए, एक अगर हृदय है तो दूसरा शरीर है। हृदय के बिना शरीर का और शरीर के बिना हृदय का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं ना कि हृदय को आप जो हाथ में लेके घूम सकते हैं, नहीं, वो शरीर के साथ ही रहेगा। और अगर हृदय ही डैमेज हो गया तो फिर शरीर का कोई मतलब है? कोई महत्व नहीं, हम लोग ले जाकर उसको जला दफना देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार हृदय और शरीर की तरह है। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को केवल मौलिक अधिकार दे दिया जाए तो फिर निरंकुशता बढ़ने लगती है, लेकिन अगर मौलिक अधिकार के साथ मौलिक कर्तव्य दे दिया जाए तो फिर क्या होता है? तो फिर जो है सो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बनते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए कि आप जाइएगा रेलवे स्टेशन पे, तो वहां पे लिखा होता है कि रेलवे आपकी संपत्ति है। तो रेलवे आपकी संपत्ति है, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया आप रेलवे में से बल्ब निकालिए लेके घर, पंखा निकालिए लेके घर पे चल जाइए? नहीं, रेलवे आपकी संपत्ति है, उसी में लिखा होता है कोटेशन कि इसका हिफाजत करना आपका कर्तव्य है। कहां पे? स्टेशन पे ही। घरे ले जाके हिफाजत नहीं करना है, स्टेशन पे ही हिफाजत करना है। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि आपके पिताजी आपको एटीएम कार्ड दिए और बोले कि बेटा लो, ये एटीएम कार्ड आज से तुम्हारा हो गया। ठीक है, जैसे यूज करना है करो। तो आप क्या कीजिएगा? एटीएम लीजिएगा, उसके बाद तुरंत सबसे पहले जाइएगा, जूता खरीदिएगा, स्मार्ट वॉच खरीदिएगा, लैपटॉप खरीदिएगा, बेल्ट, चश्मा उस्मा खरीदिएगा? नहीं, पूरा जो खर्चा उड़ाइएगा। लेकिन पिताजी उस एटीएम कार्ड को देने के साथ साथ बोले कि एटीएम कार्ड लो, तुम्हारा अधिकार है ये। साथ में एक इसमें कर्तव्य जुड़ा हुआ है कि सप्ताह में 1000 से ज्यादा इस एटीएम से नहीं निकलना चाहिए। अब क्या होगा? अब आप कहिए कि नहीं, कोई बात नहीं, इस घड़ी से भी काम चल जा रहा है, स्मार्ट घड़ी की क्या जरूरत है ना। चश्मा बाग ठीक है, हमारा आंख तो ठीक है, चश्मा की जरूरत नहीं है। पर्स का क्या है? पर्स पुराना पर्स से काम चला लेंगे। यानी कि आपके दिमाग में एक कर्तव्य आ गया, आप जिम्मेदार व्यक्ति हो गए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भैया 1000 से ज्यादा निकालिएगा तो एटीएम कार्ड ही छिना जाएगा। कम से कम यहाँ एटीएम कार्ड और 1000 रुपया तो है। बात समझ में आया? इसीलिए मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस किस समिति की देन है? तो याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति। कहां से लिया गया है? तो यूएसएसआर 1991 में टूट करके बहुत भागों में टूट गया और इसका जो बड़ा भाग बचा उसको कहते हैं हम लोग रूस। तो ऑप्शन में अगर यूएसएसआर दिया हो या रूस दिया हो तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों में से कोई एक ही दिया होगा और वो आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? अब हम देखें कि हमारे मौलिक कर्तव्य हैं क्या क्या। तो याद रखिएगा, अगर आप हमारे साथ इस मौलिक कर्तव्यों को पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आप जो है एक भारत के सबसे बेहतर नागरिकों में से एक होंगे, इस बात की गारंटी है। ध्यान रखना है, चीजों को पढ़ना नहीं है, उसको आत्मसात कीजिए, जीवन में उतारिए, तभी आप एक बेहतर नागरिक बन पाइएगा। जैसे हम लोग भगवान राम की पूजा करते हैं, पूरा पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन राम के चरित्र को जीवन में नहीं उतारते। जिस दिन आप राम के चरित्र को जीवन में उतार लीजिएगा उस दिन राम जी की पूजा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद ही राम हो चुके होंगे। बात समझे? तो चीजों को केवल पढ़ना नहीं है, उसको आत्मसात भी करना है। हमें बोला गया है सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य है वह यह है कि संवैधानिक संस्थाओं, आदर्शों का सम्मान करें, जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज। ठीक है, आपको बोला क्या गया कि संवैधानिक संस्थाओं और आदर्श जो हैं उनका आपको क्या करना है? सम्मान करना है। सिंपल सी बात है कि ये बड़े मुश्किल से हमें मिले हैं भाई, ये जो मिले हैं हमको बड़ी मशक्कत के बाद मिले हैं। राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज जो है, इसको पाने के लिए हमने काफी लाखों कुर्बानियां दी हैं, तब हमको मिला है। और जब हमको इतनी कुर्बानियों के साथ मिलेगा तो इसका महत्व होगा या नहीं होगा? होगा। और हमको आपको जो है सो इसके आदर्शों का जो है सो सम्मान करना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। इससे मतलब नहीं है, आप भारत में रह रहे हैं, आप भारत के नागरिक हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि इन सब चीज का हिफाजत करें, क्योंकि ये सारी चीजें जिन लोगों ने आपको दिलवाया है ना, वो अपनी कुर्बानी देकर के दिलवाए हैं और वो जो है सो निश्चित रूप से इसके पात्र हैं कि आप उनकी जो है सो इज्जत करें, उनकी प्रतिष्ठा रखें। अगला जो है हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है?
यह कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली भावनाओं का सम्मान करें। ऐसी भावनाएं जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करती हैं उनका सम्मान करना है हमें। जैसे आप सुनते होंगे अभी 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त के दिन चारों तरफ जो है देशभक्ति गाना बज रहा होता है, तो हमारे अंदर एक अलग टाइप का जो है जोश जुनून होता है। उस दिन अगर बोल दिया जाए कि फलाने देश पे कब्जा कर लो, तो इतना जोश में होते हैं कि हम लोग जो है सो चिथरा चिथरा उड़ा सकते हैं, उस देश का कब्जा कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन को जिन भावनाओं ने जिसने प्रेरित किया है, उन सभी भावनाओं का भी आपको क्या करना है, सम्मान करना है, उन सभी का भी आदर करना है। यह नहीं कहना है कि भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में फलाने चीज कर दिया, जवाहरलाल नेहरू ने फलाने कर दिया, और बहुत त्याग बलिदान करने के बाद जो है सो ये सारी चीजें आपको हमको मिली हुई हैं। एक पढ़े लिखे नागरिक होने के साथ साथ हमारा ये दायित्व है कि पीछे आपने देखा कि जो राष्ट्र जो जिन भावनाओं के तहत हमको ये मिला है, उन सभी का हमको सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और यकीन मानिए जो संविधान लिखा गया है ना, लाजवाब संविधान लिखा गया है। इतना अच्छा संविधान आज के दौर में अगर लिखा जाता तो लिख ही नहीं सकते थे ये लोग। उस समय के दौर में आप सुनिएगा, जैसे बोला जाता है कि कांग्रेस जो है, अभी हाल फिलहाल में मैंने मायावती का एक जो है कोटेशन स्टेटमेंट सुना था कि उन्होंने कहा था कि जो है कांग्रेस जो है भीमराव अंबेडकर को संविधान नहीं बनाने देना चाहती थी, भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान में शामिल नहीं करना चाहती थी। उस जाहिल को पता नहीं है, उसने कभी संविधान पढ़ा नहीं है। आपको जान करके हैरानी होगा कि पूरे संविधान में बहुत सारी सभाएं बनी थी, और इन सभाओं में सबसे महत्वपूर्ण सभा जो थी वो प्रारूप समिति थी, और उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है वह आपको भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। अगर कांग्रेस नहीं बनाना चाहती तो भीमराव अंबेडकर को नहीं बनाती, क्या कर लेते भीमराव अंबेडकर अकेले, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण सभा का, दूसरी बात कि उस सभा में जो 7 सदस्य थे, उस 7 सदस्य में मात्र वो कांग्रेस रखा गया, नहीं तो 6 का 6 कांग्रेस ही रख दिया जाता, भीमराव अंबेडकर की बात ही नहीं चलने दी जाती। ठीक है, तो जाहिल को ये बताइए कि बहुत कदर किया गया है भीमराव अंबेडकर का, और सब लोग मिलकर के उस समय के जो भी लोग थे, चाहे भीमराव अंबेडकर को, वो भी गलत दृष्टि से इनको नहीं देखते थे कांग्रेस को, और नहीं कांग्रेस उनको गलत दृष्टि से कभी देखी है। बात समझ में आया? चलिए अगले अगर हम बात करें तो अगला जो तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है वह कहता है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता का संरक्षण करें। याद रखिएगा, ये जो अखंडता शब्द है बाद में हमारे संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया था, लेकिन पहले से ही हमारे संविधान के अंदर यह बात थी, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता का संरक्षण करना है। एकता का संरक्षण कैसे होगा? एकता का संरक्षण क्या ऐसे हो सकता है कि हम जो है सो हिंदू संगठन बनाए, वो मुसलमान संगठन बनाए, सिख संगठन बनाए? ये एकता होगा क्या? नहीं होगा। अखंडता, अखंडता का मतलब है कि देश जो है एकजुट रहे। देश एकजुट कब होगा? देश एकजुट तब होगा जब हम हिंदू ब्राह्मण एकता मंच, जब हम जो है यादव समुदाय, जब हम जो है कुर्मी समाज, ये बनाना जिस दिन बंद कर देंगे, उस दिन हमारा भारत जो है अखंड भारत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी आप सबसे ऊपर जो है, सर्वोपरि जो है वह देश है। आप उठाकर देखिए, इतिहास उठाइए, अभी इतिहास छोड़िए, वर्तमान उठाइए, आप बांग्लादेश को देखिए। बांग्लादेश में एक मुसलमान की कैटेगरी है जिसको रोहिंग्या मुसलमान कहा जाता है। बाकी मुसलमान बांग्लादेश में रह गए, हिंदू भी बांग्लादेश में रह गए, और रोहिंग्या मुसलमान भाग रहे थे, म्यांमार ने उन पर जो है गोला दाग दिया, ड्रोन से हमला कर दिया, 200 रोहिंग्या मुसलमान मारे गए। आप अपना देश छोड़ के कहां जाइएगा? क्या लगता है कि जितनी इज्जत आपको आपके देश में हो रही है उतनी इज्जत कहीं दूसरी जगह मिलेगी? घंटा नहीं मिलेगी। इसलिए अपने देश की हिफाजत करना जो है सो आपका कर्तव्य, और देश में बने रहिए। आज देखिए, एक ऑप्शन था कि हिंदू वहां से भाग आते, भारत सरकार जो है सो बाहें फैलाई थी, वो रख लेती, उसको कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वहां के हिंदू क्या किए? वहां रुके, काहे भागेंगे हम इतना छोड़ करके सब कुछ, कहां जाएंगे? और यहां पे आने के बाद इज्जत मिलेगी, इसकी क्या गारंटी है? किस तरह की दुर्दशा से गुजरते इसका अंदाजा है? उन्होंने भी हथियार उठा लिया सामने वाले के बदले में कि तुम हथियार उठा, हम हथियार उठाएंगे। सब लोग शांत हो गए कि नहीं शांत हो गए? तो ध्यान रखिएगा, हमेशा कभी भी देश की अखंडता जो है ना वो बरकरार रखनी चाहिए, और तभी रहेगा जब हम एकजुट रहेंगे। ठीक है, कभी भी अलग नहीं होना। आप एकजुट होने का मतलब ये नहीं कि हिंदू हिंदू एकजुट हो जाओ, मुसलमान मुसलमान नहीं, हिंदू मुसलमान सब एकजुट होंगे। भाईचारे का भी ध्यान रखना है। अगर भाईचारा बना रहेगा तभी हमारा देश जो है अखंड भारत रहेगा। बात समझ में आया? इसको लोकल स्तर पे भी आप समझ सकते हैं। जैसे 2 भाई हैं, बंटवारा में आपस में पटका पटकी मारपीट सब कुछ कर दे, लेकिन अगर कोई बाहरी आकर के हमला करे तो फिर दोनों भाई मिलकर टांगड़ी फाड़ दे। ध्यान रखिएगा, आपस में साथ है तो चलिए, कहा जाता है कि 2 बर्तन साथ में रहेगा तो बजेगा ही, लेकिन इतना ना बच जाओ कि दूसरा उसका फायदा उठाने लगे। ऐसा नहीं बजना है। आपस में थोड़ा बहुत तू मैं हो सकती है, लेकिन हमेशा एकता और अखंडता की बात हो तो हमेशा हम सब एकजुट हैं, यह ध्यान हमेशा रखना है। कभी भी आप किसी ऐसे समुदाय का हिस्सा ना बने जो आपको, राष्ट्र को आप
के लिए राष्ट्र की अखंडता को, धूमिल या एकता को जो है सो ठेस पहुंचाने का काम करता हो, ऐसे किसी समुदाय का हिस्सा आप ना बने। अगर आप पढ़े लिखे नागरिक है तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप जो है अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता का जो है संरक्षण करें। क्लियर है? आपको जान करके हैरानी होगा कि ये जो पूरा राष्ट्रीय आंदोलन जब हम पढ़ेंगे ना तो इस संप्रभुता के लिए ही पढ़ेंगे, और इसी को आप जो है सो डैमेज कर दीजिएगा तो कैसे होगा। संप्रभुता का मतलब होता है कि आंतरिक और बाहरी दबावों से मुक्त होकर निर्णय लेने की क्षमता। अगर आप देश टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा तो फिर आप अपनी खुद की मर्जी से नहीं कर सकते, दूसरे का दबाव आपके ऊपर चलेगा। बात समझ में आया? तो यह ध्यान रखना है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, कभी भी किसी समुदाय संगठन का हिस्सा ना बनिए जिससे आपको लगे कि नहीं ये जो है देश हित में नहीं है। और ध्यान रखिएगा कभी भी भीड़ जो होता है ना, भीड़ तंत्र, वह देश हित में होता ही नहीं है। चर्चा करेंगे आगे हम। अगला है देश की रक्षा करें और देश द्वारा आह्वान किए जाने पर देश सेवा के लिए तैयार रहें। देश की रक्षा करना है निश्चित रूप से। आज के टाइम में बांग्लादेशी, हिंदू मुसलमान दोनों बांग्लादेश में रुक गए तो देश की रक्षा भी होगी, साथ में उनकी भी रक्षा हो गई, उनकी संप्रभुता बची रह गई। अगर आपस में लड़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं तो फिर संप्रभुता खत्म हो जाती है उनकी। ठीक है, तो देश की रक्षा करें और देश द्वारा आह्वान किए जाने पर देश सेवा के लिए तैयार रहें। यहां पे आह्वान का मतलब यह नहीं कि युद्ध में बुलाया जाए। अगर सरकार कह रही कि भैया जो है सो स्वच्छता बनाना है, क्या बनाना है? स्वच्छता बनाना है, तो यह भी आपका कर्तव्य बनता है कि आप गुटखा खा करके वो कहीं नहीं थूके। ठीक है, खाना खा रहे हैं, आपको डस्टबिन, देखिए डस्टबिन नहीं है तो पॉलिथीन, प्लास्टिक जो भी है बैग में डालिए, उसको फिर बाद में जाके डस्टबिन में डालिए। तो ये हमारा आपका कर्तव्य बनता है भाई। अब क्या लगता है कि आपको मोदी जी बोले हैं कि नहीं स्वच्छता जो है सो जरूरी है, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत अगर जरूरी है तो स्वच्छता हम बना के रखेंगे तो आप गुटखा खाइएगा, तो मोदी जी एक एक आदमी को डिप्यूट कर दे कि आपके सामने कटोरा लेके घूमेगा, आप उसमें थूकिएगा? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं करना है भाई। ऐसा जो है हमारी एकता और अखंडता जब भी जिस प्रकार से जैसे संभव हो, यह भी एक तरह का देश सेवा भी है, देश सेवा ही है। आप अपने देश को सुंदर रखते हैं तो यह देश सेवा है, क्योंकि सुंदर रखिएगा तो विदेशी देखने आएंगे तो यहाँ पे खाएंगे पिएंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि देश सेवा के लिए जब भी आह्वान किया जाए उसमें आपको जो है सो मिलजुल करके पार्टिसिपेट करना है, उसमें जो है सो हिस्सा लेना है, भाग लेना है। यह आपका मौलिक कर्तव्य है। अगला मौलिक कर्तव्य क्या कह रहा है कि भाईचारे को बढ़ावा दें और महिलाओं का सम्मान करें। भाईचारे को बढ़ावा देना है और महिलाओं को सम्मान करना। यही भाईचारा मैंने बोला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए कई एक बार ऐसा होता है कि हम ईगो पे आकर के एक दूसरे को मारने लगते हैं। ईगो लेना ही नहीं है भाई। इस दुनिया में तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं है। घंटा तुम जो है सो लंगे आए थे, लंगे जाओगे नहीं। इसके बीच में जो तुम्हारी जो करनी होगी वो तुम्हारा जो कर्म है उसी के हिसाब से तुमको याद किया जाएगा। जैसे अतीक अहमद, विकास दुबे, ये सबको लोग नाम देते होंगे तो गाली देके नाम देते होंगे। तो आप देखो कैसा लाइफ आपको चाहिए। क्या आप जो है सो चोर चवार जो है गुंडा डाकू बदमाश बनना चाहते हो, या फिर एक अच्छा सभ्य नागरिक बनना चाहते हो, नागरिक देश के विकास में योगदान देना चाहते हो? तो भाईचारे को बढ़ावा देना है और महिलाओं का सम्मान करना है। यहाँ जो महिलाएं की बात की गई है अपनी महिलाओं की गई है, क्योंकि दूसरी की महिलाओं का तो हम पूरा सम्मान करते हैं। भौजाई है, ये चाची है, तो हम सम्मान करते हैं। अपनी महिलाओं का भी सम्मान करना है। घर में अपनी माँ का इज्जत नहीं करना, बीवी का इज्जत नहीं करना, उनका भी इज्जत करना है। बात समझ में आया? मतलब महिलाओं का भी सम्मान करना है। साथ में आपको बोला जा रहा है कि भारत की सामाजिक संस्कृति का सम्मान करना है। हमारी जो संस्कृति है, कल्चर है, जैसे आप देखते होंगे हम बिहारी हैं, हमारा एक कल्चर है कि हम गमछा जो है सो लपेट के चलते हैं ना, गमछा साथ में रखते हैं, चंदन टीका करते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं, धोती उती पहनते हैं। तो हमारा ये कल्चर है, इसका सम्मान करना है। ऐसा नहीं है या फिर कोई दूसरे जगह का आपके यहाँ आता है, कोई विदेशी भारत आता है तो उसको इस दृष्टि से नहीं देखना है कि आपके गांव में बंदर आ गया है, जैसे बंदर आ गया तो सारे लोग उसके पीछे पीछे लग गए। ऐसा नहीं करना है। वो आए हैं तो उनको इस प्रकार की सहूलियत हो कि आपके समाज में वो घूमे तो उसको ये ना लगे कि वो सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। सातवां जो है वह कहता है, क्या कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण करें। ऐसा नहीं है कि जो है हिरन मार के खा जाइए, ठीक है, हाथी का जो है सो शिकार कर दीजिए उसके दांत के लिए, ऐसा नहीं करना है। प्राकृतिक पर्यावरण का भी हिफाजत करना है। हम सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वह कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े इसके लिए आपको क्या करना होगा? पेड़ पौधे लगाने होंगे, पेड़ों की कटाई कम करनी होगी। यानी कि हर वो काम जिससे आपको लगता है कि नहीं हमारे प्रकृति को दिक्कत हो सकता है, उस काम को नहीं करना है। जैसे नल खुला हुआ है, आप स्टेशन पे हैं, कोई नल खुला छोड़ के दिया तो आप लोग देख रहे होते हैं लेकिन उसको बंद नहीं करते, जाके बंद कर दो भाई। यह देश आपका योग जाहिल था, वो जो सो अनपढ़ था, उसने नहीं किया, आप कर दो। अरे कुछ नहीं होगा, आपके काम थोड़ा बहुत, एक गिलास भी पानी बच गया ना तो आपका जो है योगदान देश की एकता में, पर्यावरण को संरक्षित करने में हो गया। ठीक है,
अंडरग्राउंड देखिए, पानी कभी नहीं खत्म हो सकता है, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। 100% पानी तब भी था, 100% अब भी है, लेकिन इस 100% में ध्यान रखिएगा 97.5% पानी जो है वह आपका कैसा है, वह आपका जो है समुद्री वाटर यानी कि लवणीय जल है, और 2.5% जो वाटर है ये आपका कैसा है, ये प्योर वाटर है यानी कि पीने योग्य पानी है। लेकिन इसमें से भी मात्र 1% पानी जो है वह अंडरग्राउंड है, बाकी 1.5% पानी जो है वह हिम के रूप में है, बर्फ के रूप में है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमारे पास मात्र 1% ही पानी है और हम जो है क्या करते हैं, मोटर चला के लगते हैं अपना जो है सो दरवाजा पानी पटाने। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? तो थोड़ा सा योग। देखिए हम अकेले क्या कर लेंगे, ये सवाल आपके दिमाग में आता है, लेकिन एक कहावत कहा जाता है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम अगर थोड़ा थोड़ा इस तरह की आदतों को डालेंगे ना, तो हमारे बच्चों में ये आदतें डेवलप कर जाएंगी, और फिर हमारे बच्चों में जब आदतें डेवलप कर जाएंगी तो फिर ऐसे ही उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो कि भैया प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण आपको करना चाहिए। क्लियर है? अगला है आपका, वैज्ञानिक विचारों के साथ साथ मानवता पर भी बल दें। वैज्ञानिक विचारों के साथ साथ, अब जैसे हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम जो है तेजी के साथ तरक्की करें, जैसे हम लोग चांद तक पहुंचे हैं। ठीक है, हमने डायनामाइट बनाया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा डायनामाइट पहाड़ तोड़ने के लिए बनाया गया है, लोगों का घर तोड़ने के लिए नहीं बनाया गया है। यानी कि हम वैज्ञानिक रूप से जो है सो विकसित तो हो, लेकिन उस विज्ञान का ऐसा उपयोग नहीं करें कि मानवता को नुकसान पहुंच जाए। जैसे एसिड जो है, एसिड किस लिए बना हुआ है, तो बैटरी चार्ज करने के लिए। अब एसिड को हम किसी के मुंह पे फेंक दे, ये गलत है। ठीक है, तो वैज्ञानिक विचारों का विकास हो, साथ में आपका मानवता का भी विकास हो, कि आप जो है किसी के मुंह पर अगर एसिड फेंक देते हैं तो आप सोचिए कि उसका पूरा जीवन कैसे बीतेगा। अंदाजा लगाइए, आप एक बार कल्पना कीजिए कि आपके ऊपर कोई फेंक दे तो आप कैसे जी पाइएगा। एक बार सोच के देखिए, जब भी इस तरह का कुछ गलत करने का मन करे तो एक बार खुद पे उसको आजमाइश करके सोच के देखिएगा। फेंक के नहीं देखना है, सोच के देखना है कि अगर आपके ऊपर हो जाए तो आपके साथ क्या क्या बीत सकती है। ठीक है, कुछ चीजें जो है ईगो में आकर के कुछ बर्बाद नहीं करे भाई। यह जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, और ऐसा ना हो कि रिजल्ट में 0 आ जाए। ठीक है, 9वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वह है कि राष्ट्रीय संपत्ति का संरक्षण करें और हिंसा से दूर रहें। यह बहुत जरूरी है, राष्ट्रीय संपत्ति का संरक्षण करें। अपने यहां देखिएगा, जब भी हम सरकार का विरोध करते हैं, जैसे युवा वर्ग जो है आपको 2000 कब शायद 21-22 में जब मोदी गवर्नमेंट जो है लेके आई थी 4 वर्ष का आर्मी वाला प्रोग्राम, तो उसके अग्निवीर वाला योजना, तो उसके दौरान जो है युवाओं ने जो है क्या किया, बहुत सारा आंदोलन शुरू किया, हिंसक आंदोलन शुरू कर दिया। ये नहीं करना है। ठीक है, आप जो है जाकर के स्टेशन तोड़ दिए, बेतिया स्टेशन एकदम नया नया डेवलप हुआ था, सारे पंखे को तोड़ दिया, शीशा वगैरह को फोड़ दिया। ये नहीं करना है। वो संपत्ति मोदी जी के फूफा का नहीं था, वो संपत्ति आपका था। कभी ऐसा हुआ है कि मोदी जी जो है सो आपको ट्रेन पकड़ने आपके बेतिया स्टेशन या आपका जो नियर स्टेशन है वहां पे आए हो? कभी मोदी जी नहीं आएंगे। मोदी जी का परिवार का कोई कभी नहीं आएगा। छोड़िए मोदी जी का, आपके सांसद जी आते हैं वहां, नहीं के बराबर। कौन आता है? आप आते हैं, आपका फूफा, मौसा, चाचा, चाची, काका, काकी, जीजा, ये सारे लोग जो है सो वहां पे आते हैं ट्रेन पकड़ने। तो नुकसान किसको हुआ, मोदी जी को या आपको? आपको नुकसान हुआ। इसलिए ध्यान रखिए, मैं ये कतई नहीं कहता कि सरकार का विरोध ना हो। सरकार अगर गलत कर रही है तो सरकार का निश्चित रूप से विरोध हो, लेकिन उस विरोध के दौरान जो है ना राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। आप रोड जाम कर दिए, बहुत सारे जो है सो गाड़ियां लाइन में लग गई। वो गाड़ी किसकी है भैया? वो गाड़ी आप ही में से किसी न किसी के रिलेशन की होगी। क्या नेताजी का गाड़ी है? वो नेताजी 2 दिन नहीं निकलेंगे घर से, क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन आपका कोई व्यक्ति जो है इमरजेंसी में है और वो जो है मर गया, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ? तो ऐसा काम ना करें जिससे हमको ही नुकसान हो। बात समझ में आया? तो यही आपको बोला गया कि राष्ट्रीय संपत्ति का संरक्षण करना है और हिंसा से दूर रहना है। आंदोलन जरूरी है, हिंसक आंदोलन जरूरी नहीं है। लाठी भाला लेकर के आंदोलन नहीं कीजिए। ठीक है, आप शांति से, जैसे आपने देखा होगा किसानों ने जो आंदोलन किया था पहली बार, दूसरी बार तो लोग थोड़ा सा ज्यादा ही ड्रामा कर दिए थे। पहली बार जो आंदोलन किया था क्या हुआ? चुपचाप वो लोग दिल्ली आकर के बैठ गए धरना देने के लिए। तो आप करिए, आंदोलन करना आपका अधिकार है। यानी गांधी बाबा का जो पैटर्न था आंदोलन का ना, उस प्रकार का आंदोलन करिए। बात समझ में आया? राष्ट्रीय संपत्ति की हिफाजत करना आपका कर्तव्य है। आज के बाद अगर सरकार का विरोध करना है तो भी कोई भी सरकारी संपत्ति जो है उसको नुकसान मत पहुंचाएं, क्योंकि वो सरकारी संपत्ति आपका है, किसी भी नेता के फूफा मौसा का वो संपत्ति नहीं है। ठीक है, अगला बोल रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से भी आगे बढ़े। आपको सामूहिक रूप से, जैसे मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं, इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सबका विकास होगा।
ये हो गया सामूहिक रूप से। और व्यक्तिगत, मैं अगर लगातार पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ भी तो रहा हूंगा, तो उससे मेरा भी नॉलेज तो डेवलप हो रहा है। तो ऐसे का इस तरह से काम करना है कि आप तो आगे बढ़े ही, साथ में जो है आपके आसपास के लोग भी आगे बढ़े, इस प्रकार के कामों को करना है। बात समझ में आया? तो यही आपको बोला गया है कि आपका 10वां कर्तव्य जो है वह यह कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जो है आपका विकास हो, आप आगे बढ़िए, इस बात का ध्यान रखना है। और 11वां अंतिम, जिसको आपको कब जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 86वां संवैधानिक संशोधन द्वारा आपको जो है भारतीय संविधान में क्या किया गया, इसको जोड़ा गया। यह क्या कहता है, तो शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे उन्हें शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, ये शिक्षा के बारे में कहता है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। क्लियर है? मान लीजिए कि सरकारी स्कूल खुला हुआ है, सरकारी टीचर जो है लगातार बिहार में देखिए बहाली हो रही है, लेकिन गार्जियन जो है अपने बच्चों को स्कूल में भेजे ही नहीं, तो फिर क्या होगा? तो वही बात बोला गया कि पेरेंट भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे तभी तो जो है वहां पे एजुकेशन दिया जा सकता है। तो इसी बात की चर्चा आपको की गई है, याद रखिएगा। ये हमारे जो है मौलिक कर्तव्य हैं और इस मौलिक कर्तव्य को आत्मसात कीजिए, जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, हमारा देश तरक्की करेगा, हमारी एकता अखंडता संप्रभुता बनी रहेगी। केवल रटना नहीं है, इसको पढ़ना है एग्जाम के व्यू से भी और इसको जीवन में आत्मसात भी करना है। चलिए मिलते हैं हम फिर अगले सीरीज में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।